अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं, डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं। सबसे पहले तो हर कैंसर की तरह कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी है, और एक ऑप्शन है दैट इज़ हार्मोनल थेरेपी। ये हार्मोनल थेरेपी क्यों है? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि देयर आर सर्टेन ब्रेस्ट कैंसर्स जहाँ पर ओवर एक्सप्रेशन ऑफ HER2, ER/PR इन सब का ओवर एक्सप्रेशन हो रहा होता है। इन सब के ER/PR रिसेप्टर्स ओवर एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट के अंदर ER/PR पॉजिटिव है तो उसके अंदर हम एंटी ईस्ट्रोजन ड्रग्स देंगे। कोई पेशेंट HER2 पॉजिटिव है तो मतलब HER2 थेरेपी, वो जो भी आपको मैं बताऊंगी वो वाली देंगे। तो दिस हार्मोनल थेरेपी इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि एक तो ये प्रोलिफरेशन को स्टॉप करती है। तो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में ये वाला एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है और हम हर पेशेंट को देखते हैं अगर किसी के अंदर ओवर एक्सप्रेशन ऑफ HER2, ER/PR इस तरह का कुछ हो रहा हो। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, बाकी मोडालिटीज़ ये हैं। पहले मैं आपको जनरल बताऊंगी कि क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, सर्जरी के अंदर क्या ऑप्शन है, और कीमोथेरेपी में क्या क्या ऑप्शंस हैं, इंडिकेशंस वगैरह क्या। फिर हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि किस स्टेज पे कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि आपके पेपर में सिनेरियो आएगा, कोई भी सिनेरियो लिखा होगा जिस तरह हमने स्टेजिंग में बात की कि 5 × 8 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, एक्सी नोड्स पैल्पेबल हैं, फिक्स्ड हैं, तो इसकी आप ट्रीटमेंट लिखें। तो पहले आप स्टेजिंग करेंगे, स्टेजिंग करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लिखेंगे कि अर्ली है, एडवांस्ड है या लोकली एडवांस्ड है। सो सबसे पहली जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो कि सर्जरी का पेपर है तो आपको सर्जरीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो वी हैव 2 ऑप्शंस। पहली है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसे आप पार्शियल मेस्टेक्टमी भी कहते हैं। सम पीपल यूज़ द वर्ड लोबेक्टमी, स्टफ लाइक दैट, बट वो लोबेक्टमी सुनने में ऐसा लगता है जैसे इट्स फॉर बिनाइन ट्यूमर, तो लोबेक्टमी रेफर्ड नहीं है। बेहतर ये है कि आप पार्शियल मेस्टेक्टमी कह दें या ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कह दें। सो द वर्ड फॉर दिस सर्जरी इज़ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और BCS, एंड द अदर वन इज़ मेस्टेक्टमी। मेस्टेक्टमी की टाइप्स की आगे बात करेंगे। सो दीज 2 आर ऑप्शंस जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट का प्रेफरेंस क्या है, उसका ट्यूमर की स्टेज क्या है, कितना ट्यूमर प्रोग्रेस कर गया, उसके बेसिस पे हम ये सर्जरी करते हैं। अब आपने ये नहीं सोचना कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हम बेनाइन में करते हैं। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी मैलिग्नेंट में भी होती है, डिपेंड करता है कि ट्यूमर का साइज़ कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेस्टेक्टमी का आपको बताते हैं। मेस्टेक्टमी जो है, अच्छा, तो हमारे पास सर्जरी की 2 ऑप्शन है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी एंड मेस्टेक्टमी। मेस्टेक्टमी के आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सिंपल मेस्टेक्टमी हो सकती है जिसके अंदर सिर्फ ब्रेस्ट को रिमूव करें। रेडिकल मेस्टेक्टमी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि ब्रेस्ट, एक्सरी नोड्स, पेक्टोरालिस मेजर हर चीज़ निकाल देते हैं। और मॉडिफाइड रेडिकल के अंदर कुछ चीज़ें रखते हैं, कुछ चीज़ें नहीं रखते। तो ये डिटेल्स बाद में करेंगे। अभी अब इतना जहन में रखेंगे, सर्जरी के अंदर वी हैव ऑप्शन लाइक ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, दूसरी है मेस्टेक्टमी। पेशेंट के प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है हमने कौन सी सर्जरी करनी है और उसकी सिचुएशन पर। हर पेशेंट की सिचुएशन डिफरेंट होती है। दूसरे नंबर पे ऑप्शन है मेस्टेक्टमी। देन मेस्टेक्टमी के अंदर सिंपल मेस्टेक्टमी, अगर कोई फिलोइड्स ट्यूमर है या बेनाइन ट्यूमर है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ, तो आप सिंपल मेस्टेक्टमी कर सकते हैं। DCIS इस तरह की चीज़ों के केसेस में सिंपल मेस्टेक्टमी करेंगे। लेकिन इसके अलावा रेडिकल मेस्टेक्टमी भी होती है, उसके अंदर पेक्टोरालिस मेजर, एक्सिलरी नोड्स, ब्रेस्ट सब कुछ रिमूव कर देते हैं। आजकल ये नहीं की जाती। आजकल जो की जाती है दैट इज़ मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। इसकी डिटेल्स आपको बाद में बताऊँ। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। अब ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ब्रेस्ट, यहाँ पर ट्यूमर है, आपने ट्यूमर को रिमूव कर दी, ब्रेस्ट कंजर्व कर दी, वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट कर दी या फिर रिप्लेसमेंट कर दी, लेकिन बेसिकली ट्यूमर को यहाँ से रिमूव कर दिया और ये होगी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। अब इसमें क्या होगा कि ब्रेस्ट प्रिजर्व हो जाएगी, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने सारा ट्यूमर, तो शायद कुछ सेल्स रह गए हों, तो इसका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है। तो इट शुड ऑलवेज़ बी फॉलोड बाय, ये मैंडेटरी है कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी शुड ऑलवेज़ बी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के लिए आपको एक इंसिजन लगानी पड़ेगी ब्रेस्ट के ऊपर, उससे ट्यूमर को रिमूव करेंगे। अगर एक्सरे नोड्स पॉजिटिव थे तो एक्जिला में अलग इंसिजन लगाते हैं और वहाँ से एक्सरे नोड्स को रिमूव करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ तो एक्सरे क्लियरेंस आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, नोड्स नेगेटिव है। लेकिन अगर नोड्स पॉजिटिव थे तो एक्सिलरी क्लियरेंस अलग से इंसिजन लगाएंगे और ब्रेस्ट को रिमूव करने के लिए, ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है उसको रिमूव करने के लिए अलग इंसिजन लगाएंगे। इसके अंदर निपल, एरियोला कॉम्प्लेक्स सब कुछ इंटैक्ट रहता है, बस आप ट्यूमर को रिमूव कर लेते हैं। और एक्जिला की क्लियरेंस वो डिपेंड करता है करनी है कि नहीं करनी है, तो अलग से एक्सिजन लगा कर करेंगे। अब ये है कि अब हर फीमेल का जिसका ट्यूमर छोटा है वो भी इसको रेकमेंड नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, आप MRI में कर दें, क्योंकि इसका मसला ये है कि इसका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए, कि ब्रेस्ट को प्रिजर्व करने के बजाय रिकरेंस रेट, उस सब चीज़ों से बचने के लिए लोग प्रेफर करते हैं कि MRI में कर दें। बट स्टिल अगर कोई कॉस्मेटिकली प्रेफर कर रहा है कि वो MRI नहीं करना चाहता, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी की तरफ जाना चाहता, तो दैट पर्सन कैन गो। इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, वो देख लेंगे। अगर वो नहीं है तो पेशेंट ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करवा सकता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ हाई रेट ऑफ रिकरेंस, इट मस्ट बी फॉलोड बाय, ये मैंने स्टार मार्क किया, इसको आपने गौर से देखा, इट मस्ट बी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। अगर पेशेंट को रेडियोथेरेपी नहीं दे सकते उसकी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी नहीं करेंगे, ठीक है। ट्यूमर को रिमूव करना है और उसके बाद रेडियोथेरेपी देनी है ब्रेस्ट के अंदर। ट्यूमर मार्जिन रिमूव्ड, ट्यूमर मार्जिन वगैरह बहुत कम रिमूव करते हैं, लेस देन 1 mm, और कभी कभार बिल्कुल नहीं करते और बस ट्यूमर पूरा रिमूव कर लेते हैं। एक्सिलरी नोड्स का प्लस माइनस है, ठीक है। एक्सिलरी नोड्स करने हैं नहीं करने, उसकी एक्सिलरी क्लियरेंस की इनसिजन भी अलग होगी, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसका पूरा प्रोटोकॉल है, वो मैं आपको भी बाद में बताती हूँ। अभी आप देखें कि अब हमने ब्रेस्ट में से ट्यूमर रिमूव कर दिए तो उसका वॉल्यूम बिल्कुल मेनटेन तो नहीं रहेगा ना, कुछ 40-50% तो ब्रेस्ट की वॉल्यूम की रिडक्शन होगी ना। तो उसको मेनटेन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट करें या वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करें। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर तो 10 to 15% आपने ब्रेस्ट का टिश्यू रिमूव किया तो वहीं पर ये ब्रेस्ट है, यहाँ पर फैट वगैरह, तो इसको इधर उधर मोबिलाइज़ करके थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करते हैं। और निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स तो वैसे ही इसके अंदर रहता है इस वाली सर्जरी के अंदर, तो इसको वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर आपने 10 से 15% से ज़्यादा ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव किया है तो हम क्या करते हैं कि लेटिसमस जोड़ से या किसी और मसल का मास लेके वहाँ पर हम रख देते हैं और रिप्लेस करते हैं उस एरिया को थोड़ा कॉस्मेटिकली उसको अपीलिंग कर। वॉल्यूम रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं कि अगर 10 to 15% से ज़्यादा टिश्यू रिमूव किया है तो हम किसी और एरिया से बॉडी के लेटिसमस जोड़ से या इस तरह के किसी भी एरिया से वहाँ से ड्राफ्ट लेते हैं। अच्छा, तो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर आपने 10 से 15% से ज़्यादा टिश्यू रिमूव किया है तो वो वही ब्रेस्ट का फ़ैट मोबिलाइज़ करके रिकवर नहीं करेगा। तो उसके लिए अब क्या करेंगे कि बॉडी के किसी और पार्ट से कुछ टिश्यू लेंगे और वहाँ पर प्लेस कर देंगे, दैट इज़ नोन एज वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। सो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इज़ अ सर्जरी दैट कैन बी डन इन ब्रेस्ट कैंसर बट इट हैज़ अ हाई रिकरेंस रेट। टू प्रिवेंट दैट रिकरेंस इट इज़ ऑलवेज एंड इट मस्ट बी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी, ठीक है। एक्सिलरी नोड्स का बिल्कुल इसमें अलग हिसाब है, वो हम देखेंगे कि हमने एक्सिलरी क्लियरेंस करनी है कि नहीं करनी, और उसकी इंसिजन भी डिफरेंट होगी। अगर 10 to 15% निकाला है, इतना ब्रेस्ट का टिश्यू निकला है, तो वहीं से वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, फ़ैट वगैरह को मोबिलाइज़ कर देंगे। वेराज अगर बहुत ज़्यादा टिश्यू आपने निकाल दिया है तो फिर कहीं और से लाकर वहाँ पर फ़ैट या टिश्यू रखना पड़ेगा। निपर एरियोला कॉम्प्लेक्स इसके अंदर प्रिजर्व रहता है, ब्रेस्ट भी प्रिजर्व रहती है, पीछे से पेक्टोरालिस मेजर माइनर किसी को हमने कुछ नहीं छेड़ा हुआ। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, इसकी कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। एब्सोल्यूट क्या है कि फ़ीमेल की रेडियोथेरेपी आप नहीं कर सकते, वो प्रेग्नेंट है फॉर एग्जांपल, तो प्रेगनेंसी के अंदर उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसकी रेडियोथेरेपी तो नहीं कर सकते ना आप। तो इसका मतलब है कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बाद अगर रेडियोथेरेपी नहीं हो सकती तो यू कैन नॉट गो फॉर दिस सर्जरी, क्योंकि फिर रिकरेंस रेट इतना ज़्यादा होगा, सर्जरी का फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर उसको कोई एक्टिव ऑटोइम्यून डिजीज़ चल रही है, SLE है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, या कोई पहले से ही प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर है, यू कैन नॉट लाइक ओवरलोड विद रेडिएशंस, ठीक। तो इन सारे केसेस के अंदर उस ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी उसकी होगी नहीं, उसकी सिंपल MRM होगी, जब आप ब्रेस्ट पूरी निकाल देंगे और रेडिएशन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर ट्यूमर बहुत बड़ा है, मल्टीफोकल यानी एक डिफरेंट क्वाड्रेंट्स वगैरह को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ब्रेस्ट के अगर एक से ज़्यादा क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो BCS का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा ना। जब आपने निकाल ही देनी है इतनी ज़्यादा ब्रेस्ट, फिर क्या फ़ायदा। तो ट्यूमर अगर एक्सटेंसिव है, ज़्यादा है, बड़ा है, रेडिएशन नहीं दे सकते, तो ये सारी चीज़ें हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर BCS। अब मैंने आपसे कहा था कि एक्सिलरी नोड्स का क्या हिसाब है। एक्सिलरी नोड्स का हम क्या करते हैं कि सर्जरी से पहले हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करेंगे। अब अगर वो बायोप्सी हमने की और एक्सिलरी नोड्स थे मैलिग्नेंट आ गए तो एक्सिलरी क्लियरेंस होगी, सही। यानी हमने सर्जरी से पहले अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी की नोड्स की और उसमें देखा नोड्स मैलिग्नेंट थे, आपने एक्सिलरी क्लियरेंस कर देनी है। एक इंसिजन ब्रेस्ट पे लगेगी, वहाँ से ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव करेंगे जहाँ पर ट्यूमर है, ब्रेस्ट की रेडियोथेरेपी होगी, और अगर नोड्स पॉजिटिव थे तो नोड्स की हम क्लियरेंस कर देंगे। अगर हमने बिल्कुल क्लियरेंस कर दिया तो फिर नोड्स की उसकी ज़रूरत नहीं है रेडियोथेरेपी सिर्फ ब्रेस्ट पे रिक्वायर्ड है, एक्जिला में नहीं। दूसरे नंबर पे है अगर सर्जरी से पहले आपने वो किया बायोप्सी की, नोड्स नेगेटिव थे या नोड्स असेस वगैरह
नहीं हो सके। तो ड्यूरिंग सर्जरी, ये बात आपने गौर से सुननी है, जब सर्जरी स्टार्ट होने लगती है ना तो वहाँ पर एक डाई डाल देते हैं ब्रेस्ट टिश्यू के पास ही, और वो डाई कोई 30 मिनट तक वहीं पे नोड्स के थ्रू ट्रैवल करके ना एक्सरी नोड्स में जा रही होती है। तो जो फर्स्ट नोड होता है ना, जब वहाँ पर डाई पहुँचती है ना, उसे हम सेंटिनल लिम्फ नोड कहते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड क्या होता है? फर्स्ट ड्रेनिंग नोड ऑफ ब्रेस्ट। तो उसका हम सेक्शन लेते हैं और उस सेक्शन को हम उसी टाइम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, यानी अब ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करें, हमने एक डाई डाली और वो हमारा जो डाई फर्स्ट नोड तक पहुँची, हमने उस नोड को सेपरेट किया सेंटिनल लिम्फ नोड को, और उसको भेजा फ्रोज़न सेक्शन में डाल के पैथोलॉजिस्ट के पास ड्यूरिंग सर्जरी। अब सर्जरी के दौरान वो हमें बताएगा कि दिस फ्रोज़न सेक्शन इज़ मैलिग्नेंट या बेनाइन। अगर वो बेनाइन होगा तो हम एक्जिला को कुछ नहीं करेंगे और वहीं अपनी सर्जरी क्लोज़ कर देंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि दिस सेंटिनल लिम्फ नोड इज़ मैलिग्नेंट, तो आप क्या करेंगे कि आप एक्जिलरी क्लियरेंस कर देंगे। सो दिस इज़ अबाउट एक्जिला। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी की एक दफ़ा रिवीजन कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप ट्यूमर को रिमूव करते हैं, पार्शियल मेस्टेक्टमी भी इसके कहते हैं। इसके अंदर हाई रिकरेंस रेट होती है, तो ब्रेस्ट की आपने करनी होती है। ऑलवेज इट शुड बी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। इफ़ फीमेल कैन नॉट बी गिवन रेडियोथेरेपी, तो आप उनकी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी नहीं करेंगे। तो ये कौन सी फीमेल्स हैं? प्रेग्नेंट हैं, एक्टिव SLE है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर, इस तरह का कुछ भी चीज़ चल रही है उसकी ज़िंदगी में, तो आप उसकी BCS नहीं कर सकते। ट्यूमर बहुत बड़ा है तब भी BCS नहीं करनी। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स प्रिजर्व रहता है। फिर एक्सरे नोड्स का आपको बताया कि नोड्स के लिए पहले तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी पॉजिटिव है तो सबको पता है कि पॉजिटिव अगर बायोप्सी नोड्स मैलिग्नेंट है तो एक्सरे क्लियरेंस करनी है। अगर नोड्स नेगेटिव हैं तो हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का क्या मतलब है? सेंटिनल लिम्फ नोड कौन सा होता है? द फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड ऑफ एक्जिला ऑफ ब्रेस्ट, द फर्स्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड जो कि जिसमें ब्रेस्ट ड्रेन कर रही है उसे हम सेंटिनल लिम्फ नोड कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि डाई डालते हैं और वो डाई ड्रेन होकर ब्रेस्ट के लिम्फेटिक ड्रेनेज से जाती है। जब वो पहले नोड तक डाई पहुंचती है, हम उस नोड को रिमूव करते हैं, फ्रोज़न सेक्शन भेजते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास। वो ड्यूरिंग सर्जरी हमें तभी बता देता है कि ये क्या है, ये मैलिग्नेंट है, बेनाइन है। अगर मैलिग्नेंट है तो एक्सरे क्लियरेंस करेंगे, अगर मैलिग्नेंट नहीं है, बेनाइन है, तो हम एक्सरे क्लियरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरे नोड्स का हमने बता दिया। अब बात करते हैं मेस्टेक्टमी की। यहाँ पर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ ये है कि अगर वॉल्यूम आपने 10 to 15% किया तो वहीं से ब्रेस्ट के फैट को मोबिलाइज वगैरह करके वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स एनीवेज प्रिजर्व्ड ही रहता है। अगर 10 to 15% से ज़्यादा आपने रिमूव किया है तो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, आपको कहीं और से टिश्यू लाकर यहाँ पर इम्प्लांट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी आपकी कंप्लीट होगी। द सेकंड ऑप्शन वाज मेस्टेक्टमी, जो कि आजकल ज़्यादा की जाती है। मेस्टेक्टमी के वेरियस ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन जो कि पहले की जाती थी बट अब नहीं होती, दैट इज़ होल्स्टेड रेडिकल मेस्टेक्टमी। अब रेडिकल मेस्टेक्टमी इसके अंदर हर चीज़ ही निकाल देते थे। अब हर चीज़ में क्या है? होल ब्रेस्ट, एक्सरे नोड्स लेवल 1 2 3। ठीक है, लेवल्स का आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। दीज आर अकॉर्डिंग टू द पेक्टोरालिस माइनर। पेक्टोरालिस माइनर के जो लैटरल होते हैं, दिस इज़ पेक्ट माइनर। यहाँ लैटरल वाले होंगे लेवल 1, मीडियल वाले होंगे लैटरल वाले होंगे लेवल 1, बिलो द पेक्ट माइनर आर लेवल 2 एंड द लैटरल वंस आर। अच्छा, एक्सरे नोड्स का आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हैं, एक दफ़ा दोबारा देख लें कि अगर ये दिस इज़ डन अकॉर्डिंग टू पेक्टोरालिस माइनर। अगर तो पेक्टोरालिस माइनर के लैटरली होंगे दैट आर लेवल 1, पेक्टोरालिस माइनर के नीचे लेवल 2 एंड पेक्टोरालिस माइनर के मीडियली दीज आर नोन एज लेवल 3 लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो जब आप रेडिकल मेस्टेक्टमी की बात करें तो इसके अंदर होल ब्रेस्ट, एक्सरे नोड्स लेवल 1 2 3, पेक्टोरालिस माइनर, पेक्टोरालिस मेजर, ये सब स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर देते हैं। बाद में डॉक्टर्स ने रियलाइज़ किया, सर्जन्स ने इस बात को रियलाइज़ किया कि पेक्टोरालिस मेजर को रिमूव करें या ना करें, रिकरेंस रेट में कोई इतना खास फ़र्क नहीं आ रहा। तो आप इतना बड़ा मसल जिससे फंक्शनैलिटी में पेशेंट की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसला होगा, उसको इतना बड़ा मसला आप निकाल रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है, रिकरेंस रेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा। ये रिसर्चेज़ वगैरह हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आप पेक्टोरालिस मेजर को ना निकालें तो फिर क्या होता है, तो फिर कोई खास बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आ रिकरेंस रेट में। सो इट वाज यूज़लेस कि आप पेक्टोरालिस मेजर को निकालें, लेकिन फंक्शनल डिबिलिटी बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो एक नई टाइप ऑफ सर्जरी आई, दैट इज़ MRM, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। अब इस मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी और रेडिकल मेस्टेक्टमी में एक चीज़ का डिफरेंस, मेजर डिफरेंस था, पेक्टोरालिस मेजर। इसके अंदर पेक्ट मेजर को रिमूव नहीं करते। ठीक है, MRM में पेक्टोरालिस मेजर को रिमूव नहीं करते, इट इज़ ऑलवेज प्रिजर्व्ड। लेकिन इसके अंदर कौन सी चीज़ें हमेशा निकाली जाएंगी? ब्रेस्ट तो पूरी निकलनी, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग वो सारा ब्रेस्ट टिश्यू तो निकालना है। एक्सरे नोड्स हमेशा निकलेंगे लेकिन उनके लेवल्स का फ़र्क है। पेक्ट माइनर जो है वो प्लस माइनस है, पेक्ट मेजर
हमेशा निकलेगा, ठीक है। एपेक्ट मेजर हमेशा प्रिजर्व होगा। तो ये चीज़ आप देखें, स्ट्रक्चर्स रिमूव्ड, स्ट्रक्चर्स एमआरएम में कौन से रिमूव होते हैं? ब्रेस्ट पूरी रिमूव होगी, एक्सिल टेल ऑफ स्पेंस होगी। एक्सिल डिसेक्शन में जब मैं बीसीएस की आपको बात करी थी ना, तब एक्सिल क्लियरेंस हमेशा नहीं हो रही थी, तब वो हम देख रहे थे नोड्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अंदर क्या है कि एक्सिल डायरेक्शन 1 2 की तो हमेशा होनी है, जो 3 है ना वो प्लस माइनस है, यानी 3 की हम करें या ना करें वो वेरियस ऑपरेशंस हैं, उसके टाइप्स हैं जो उनसे कार्य होते हैं, तो 3 प्लस माइनस है। पेक्टोरल फेशिया रिमूव करते हैं, स्किन रिमूव होती है, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स रिमूव होता है। पेक्टोरलिस माइनर जो है उसका प्लस माइनस और मेजर कभी भी रिमूव नहीं होता। एमआरएम के अंदर पेक्टोरलिस मेजर हम रिमूव नहीं करते। पेक्टोरलिस दो चीज़ें हमारी प्लस माइनस हैं, वो कौन सी हैं? लिम्फ नोड लेवल 3 एंड पेक्टोरलिस माइनर, ये कभी रिमूव होते हैं, कभी नहीं होते, वो वेरियस ऑपरेशन। बाकी जो कन्फर्म है वो आपने याद रखना है, ब्रेस्ट एक्सिल टेल ऑफ स्पेंस लेवल 1 and 2 नोड्स आर ऑलवेज रिमूव्ड। पेक्टोरल फेशिया, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, लार्ज फ्लैप ऑफ स्किन, और वो सब इतना कुछ चीज़ें हम रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एमआरएम कौन सी हैं? 3 ऑपरेशंस हैं। अब मैंने आपको कहा कि 2 चीज़ें हमारे पास ऑप्शनल हैं। लेवल 3 लिम्फ नोड्स, लेवल 3 ये वाले नोड्स हमारे प्लस माइनस हैं, और दूसरा जो पेक्ट माइनर था हमारा, पेक्ट माइनर, ये भी प्लस माइनस है, ठीक है। यहाँ ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो इसकी बेसिस पर हमने देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमआरएम, और जो डिफरेंट हमारे सर्जन्स ने इंट्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ पैटेज ऑपरेशन। पैटेज ऑपरेशन के अंदर क्या है कि वो कहता है कि पेक्ट माइनर को निकाल दो। पेक्ट माइनर को निकालना क्यों है, ज़रूरत क्यों है? क्योंकि असल में देखो, आपको इतना पता है कि ये कैंसर लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू जाएगा, एक्सियल नोड्स के थ्रू। अब जो ये पेक्टोरलिस माइनर है, ठीक है, इसके लैटरली बाहर वाली साइड पर पड़े हैं लेवल 1 नोड्स, इससे नीचे पड़े हुए लेवल 2 एंड लेवल 3 इससे बहुत नीचे करके पोस्टरोमीडियली पड़े हुए। अब इमेजिन करना आपने, अब ये लेवल 1 बाहर एक्सिला में, इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेवल 2 पेक्टोरलिस माइनर को उठाकर थोड़ा सा रिट्रैक करके ये भी इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल 3, इसको कैसे रिमूव करें? इसको रिमूव करना इजी नहीं है। इसको रिमूव करने के लिए हमें पेक्टोरलिस माइनर को, क्या उन्हें लगा कि पेक्टोरलिस माइनर को आप रिमूव करो और फिर लेवल 3 को निकालो। सो दिस इज़ पैटीज ऑपरेशन। एमआरएम की एक टाइप है पैटीज ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं कि हम पेक्टोरलिस माइनर को रिमूव कर देते हैं और साथ लेवल 3 लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो पीपी से याद रखें कि इसमें आप पैटीज़ के अंदर पेक्टोरलिस माइनर को रिमूव करते हैं, और जब पेक्ट माइनर रिमूव होगा तो लेवल 3 लिम्फ नोड्स भी रिमूव हो जाएंगे। फिर ये ओशन क्लोस आया, इसने क्या कहा? इसने कहा ना पेक्ट माइनर को निकालो ना लिम्फ नोड्स को निकालो, लेवल 3 नोड्स भी प्रिजर्व कर लो और पेक्ट माइनर भी प्रिजर्व कर लो। इसने ये काम किया। फिर ये जो स्कैन लोन्स था ना, इसने एक नई बात निकाली। इसने कहा ये पेक्ट माइनर है, लेवल 1 तो आप रिमूव कर रहे हो ना, लेवल 2 को हमने पेक्ट माइनर को रिट्रैक किया, उठाया, इसके नीचे से रिमूव कर लिया। तो इसने कहा पेक्ट माइनर को कट करो, दोनों साइडों सेंटर से कट किया, इंसिजन लगाई, इसको साइड पे किया, नीचे से लेवल 3 नोड्स को निकाला और बाद में दोबारा से सूचर कर दिया। दैट वाज स्कैन लोन्स ऑपरेशन, ठीक। तो स्कैन लो में पेक्ट माइनर को कट करते हैं, डायसेक्ट करते हैं, लेवल 3 को रिमूव करते हैं एंड देन वी अगेन सुचर इट बैक। तो ये भी एक ठीक ऑप्शन है। डिपेंड करता है कि फ़ीमेल का कैंसर कितना स्प्रेड किया हुआ है, तो हमें लेवल 3 निकालने की ज़रूरत है कि नहीं। पैटीज़ के अंदर क्या हो रहा था कि पेक्ट माइनर और लेवल 3 दोनों को रिमूव कर रहे थे। ओशन क्लोस ने क्या काम किया? उसने कहा कुछ भी ना निकालो, ए है ना, ए से याद करो, शुरू में सब कुछ ए ग्रेड है, कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं, सब अच्छा चल रहा है। पेक्ट माइनर भी नहीं निकालो, लेवल 3 भी नहीं निकालो। स्कैन लोन ने क्या कहा कि पेक्ट माइनर को आप कट कर दो और लेवल 3 को फिर रिमूव कर दो। सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमआरएम। अब एमआरएम को एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज़ करके बता देती हूँ। वाई वॉज एमआरएम इंट्रोड्यूस? पहले हमारे पास थी एक रेडिकल मैस्टेक्टमी। रेडिकल मैस्टेक्टमी में हर चीज़ ही निकाली जा रहे थे हम, ब्रेस्ट, एक्सियल नोड्स 1 2 3, पेक्ट मेजर, पेक्ट माइनर, स्किन, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, सब कुछ निकाल दी। फिर बाद में रियलाइज़ किया कि पेक्ट मेजर को निकाल रहे हैं आप, इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका फ़ायदा है कोई नहीं। तो हमने नई सर्जरी इंट्रोड्यूस करा दी, दैट वॉज एमआरएम। एमआरएम में पेक्ट मेजर रिमूव नहीं होता। अगली बात आ गई पेक्ट माइनर और लेवल 3 नोड्स की। तो कुछ सर्जन उसको निकालते हैं, कुछ नहीं निकालते। जो पैटीज़ ऑपरेशन है उसके अंदर पेक्ट माइनर और लेवल 3 नोड्स दोनों रिमूव होते हैं। ओशन क्लोस ने कहा, क्या कहा? उसने कहा कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं, पेक्ट माइनर को भी वहीं रहने दो, लेवल 3 नोड्स को भी रहने दो। ओशन क्लोस के अंदर क्या होता है? एमआरएम की टाइप है, इसके अंदर हम ब्रेस्ट को रिमूव करेंगे, लेवल 1 2 नोड्स को रिमूव करेंगे, पेक्टोरल फेशिया निकलेगा, बस। माइनर, लेवल 3 नोड्स, ये सब चीज़ें वहीं पर रहेंगी। स्कैन लोन ने क्या कहा? इसने कहा कि आप कट करके फिर लेवल 3 निकालो, तो पेक्ट माइनर टेक्निकली प्रिजर्व रहेगा और लेवल 3 नोड्स को डायसेक्ट कर, लेवल 3 नोड्स को रिमूव कर देंगे। सो दीज आर 3 वेरियस टाइप ऑफ एमआरएम। अब आप दोबारा से देख लें कि स्ट्रक्चर्स दैट आर रिमूव्ड इन
MRM। ब्रेस्ट, होल ब्रेस्ट इज़ रिमूव्ड, जो इफेक्टेड साइड है। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस हमेशा निकलेगी। लेवल 1 2 नोड्स, लेवल 3 आर प्लस माइनस। पैटीज़ में निकलेंगे, स्कैनलोन में भी निकलेंगे, और जो ओशन क्लॉस है उसमें ये प्रिजर्व रहेंगे। पेक्टोरल फेशिया हमेशा निकलेगा। लार्ज पोर्शन ऑफ स्किन, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सब चीज़ें निकलेगी। ये MRM का आपको पता है। सिंपल MRM, सिंपल मेस्टेक्टमी में क्या होता है कि आप सिंपली होल ब्रेस्ट और एक्सिल टेल को रिमूव करते हो, नोडल डायसेक्शन नहीं करते। MRM के अंदर नोड्स रिमूव होते हैं, 1 और 2 तो हमेशा होते हैं, ठीक है। 3 थोड़ा प्लस माइनस है। सिंपल मेस्टेक्टमी में नोड्स की तरफ हम नहीं जाते, बस ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, सही है। और BCS के अंदर हम ब्रेस्ट का टिश्यू रिमूव करते हैं, साथ एक्सिल क्लियरेंस करते हैं, डिपेंड करता है कि ज़रूरत है कि नहीं है, और अलग इनसिजन 2 लगाते हैं। अगर एक्सिल क्लियरेंस करनी है तो उसकी अलग करेंगे और इसकी अलग करेंगे। तो यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई। अब एक्सिलरी क्लियरेंस करने के लिए क्या तरीका है, और इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्सिलरी क्लियरेंस, ये मैं अभी तक काफ़ी दफ़ा ये टर्म यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम 10 नोड्स रिमूव करने होते हैं, सही है। मिनिमम 10 एक्सिलरी नोड्स रिमूव करने होते हैं। और इसकी बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? जब एक्सिलरी नोड्स आपको मैंने पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एक्सिलरी वेन के नीचे ये सारे नोड्स पड़े होते हैं। तो सुपीरियरली एक्सिलरी वेन होती है, ठीक है। लैटरली थोरैकोडोर्सल पेडिकल होता है। थोरैकोडोर्सल पेडिकल में क्या होता है? नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई, आर्टरी टू लेटिस्मस डोर्साई। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये लैटरली पड़ी होती हैं, सही। इन्फीरियरली एंगुलर वेन होती है, और मीडियली होल्स्टर्ड लिगामेंट, ये वाली चीज़ें होती हैं। तो ये जो प्लेन बनता है इसे हम कहते हैं प्लेन फॉर एक्सिलरी क्लियरेंस। हम ये पहले प्लेन बनाते हैं, ऊपर एंगुलर वेन होती है, नीचे ऊपर एक्सिलरी वेन होती है, नीचे एंगुलर वेन होती है। लैटरली थोरैकोडोर्सल पेडिकल होता है, एंड मीडियली होल्स्टर्ड लिगामेंट होता है। तो ये जो एक प्लेन सा बनता है इसको हम ढूंढते हैं, और इसके नीचे से फिर 10 नोड्स को रिमूव कर देते हैं। तो इसको एक्सिलरी क्लियरेंस कहते हैं। इसके अंदर से लॉन्ग थोरैसिक नर्व गुजरी होती है। ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। तो अगर हम एक्सिलरी क्लियरेंस करें तो हमें ख्याल रखना है कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व को डैमेज नहीं करना, ठीक है। और ये सारा जो कॉन्टेंट्स है, ये प्लेन है, ये आपको थोड़ा सा पता हो। MRM के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करते हैं? पेक्टोरलिस मेजर, पेक्ट माइनर प्लस माइनस है, ठीक है। पैटीज़ के अंदर इसको रिमूव करेंगे, ओशन क्लॉस में इसको प्रिजर्व करेंगे, स्कैनलो में इसको कट करें। थोरैकोडोर्सल पेडिकल को प्रिजर्व करना है। जब एक्सिलरी क्लियरेंस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि उसके जो हमारा प्लेन हमने बनाया है एक्सिलरी क्लियरेंस का, उसके अंदर से ये गुजर के जा रही है, जहाँ से हम सारे अपने कर रहे हैं कि हमारी कार्रवाई डल रही है, तो सारे इनमें से ये गुजर के थोरैकोडोर्सल नर्व जा रही है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व जा रही है। तो इसीलिए हम उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें ख्याल रखना है कि वो डैमेज ना हो, क्योंकि सेरेटस एंटीरियर डैमेज हो सकता है। थोरैकोडोर्सल पेडिकल को हमने प्रिजर्व करना है, मीडियल लैटरल पेक्टोरल नर्व्स को, एक्सिलरी वेन को। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रिजर्व होते हैं MRM में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर, जो डिफरेंशिएट करता है MRM को फ्रॉम रेडिकल मेस्टेक्टमी, दैट इज़ पेक्टोरलिस मेजर, सही। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। जब भी आप किसी मास को इस तरह की किसी चीज़ को रिमूव करते हैं, जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है वो हमेशा एक ये कि खाली जगह बन गई है ना, तो वहाँ पे सिरोमा हो सकता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट कर सकता है। जैसे थायरॉइडेक्टमी करते हैं तो उसकी भी कॉम्प्लिकेशन में सिरोमा आते हैं। तो इस तरह की जब भी आप चीज़ निकालते हैं तो सिरोमा को फॉर्मेशन इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, एंड दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट कॉमन। तो ब्रेस्ट कैंसर की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज़ सिरोमा फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि एक नई कैविटी बन गई है, वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, और इसे हम सिरोमा कहते हैं। ये बात अब सर्जन्स के लिए कोई नई बात तो नहीं है ना कि आप इतना ज़्यादा टिश्यू निकाल रहे हैं तो वहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, तो इसलिए वो पहले से ही ड्रेन रखते हैं। तो सक्शन ड्रेन को उस जगह पे रखते हैं और 2-3 दिन के लिए ऑब्जर्व करते हैं। कौन सा वाला ड्रेन रखा जाता है? रोमोवैक नेगेटिव प्रेशर ड्रेन होता है। अगर वहाँ पर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट करे ना, वो ड्रेन से उसके अंदर आता जाता है। आप इसकी पिक्चर्स दे सकते हैं, अगर आपने कभी वार्ड में कभी देखा भी हो तो आपको ड्रेन्स का पता होगा वो किस तरह के होते हैं। तो रोमोवैक नेगेटिव प्रेशर ड्रेन होता है, सक्शन ड्रेन इसे कहते हैं। ये सर्जरी के बाद सर्जरी करते हुए हम रख देते हैं, और अगर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट वगैरह होता है तो उस ड्रेन के अंदर आ जाता है। और इफ़ द फ्लूइड आउटपुट इन 48 आवर्स, 2 दिन तक अगर आप देखते हैं 40 cc तक होता है या इससे कम होता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है सिरोमा फॉर्मेशन है, फ्लूइड एक्यूमुलेट कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि प्रेशर ड्रेसिंग करेंगे, एस्पिरेशन करेंगे, सक्शन करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। ड्रेन रखने से वो हमें एक वो मिल जाएगा, एक रास्ता जहाँ से हम सक्शन और एस्पिरेशन वो सब चीज़ें कर सकते हैं। एक और बात ये देखें कि एक्सिलरी क्लियरेंस जब हो गई है ना, तो उसके बाद रेडियोथेरेपी नहीं दें। सिर्फ रेडियोथेरेपी कब देनी है? ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बाद, वो भी ब्रेस्ट पे, और एक्जिला वगैरह में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ओवर ट्रीटमेंट हो जाएगी ना। आपने पहले ही पूरी एक्सिलरी क्लियरेंस कर दी, फिर उसके ऊपर से रेडियोथेरेपी क्यों देनी है? तो रेडियोथेरेपी का ये याद रखना है कि इसकी बस इंडिकेशन यही है कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बाद ब्रेस्ट को रेडियोथेरेपी, नॉट टू द एक्जिला।
सो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज सीरोमा फॉर्मेशन। टू प्रिवेंट दैट वी पुट इट सक्शन ड्रेन, रोमोवैक्स सक्शन ड्रेन रखा जाता है। इफ द आउटपुट इज़ लेस देन 40 cc in 2 days, it is normal. If it's more than that, we can do aspiration या pressure dressing। सही। सेकेंड में आपके पास हेमरेज हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शंस होंगे। नर्व्स, मोस्ट कॉमन जो नर्व की इंजरी होती है, सेंसरी नर्व वहाँ पर थोड़ी बहुत आ रही होती हैं इधर उधर, तो सेंसरी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। एमसीक्यू में आए ना तो हमारा ये इंस्टिंक्ट है कि मोटर नर्व्स के अंदर हमें पता होता है कि मोस्ट कॉमन लॉन्ग थोरैसिक नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ये वाली डैमेज होती है। लेकिन ये आप याद रखना है कि मोटर नर्व्स में सबसे कॉमन ये है, लेकिन मोस्ट कॉमन नर्व्स जो डैमेज होती हैं जिससे पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह अक्सर पेशेंट्स को होती हैं, मोटर नर्व वो सेंसरी नर्व्स होती हैं। सो मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी कौन सी है? सेंसरी नर्व। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे मोस्ट कॉमन मोटर नर्व इंजरी कौन सी है, तो दैट वुड बी द नर्व टू द सेरेटस एंटीरियर और विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगी। और एमआरएम के अंदर एमआरएम के बाद ना पेशेंट को हमेशा एडवाइस किया जाता है, सर्टन एक्सरसाइजेज एडवाइस की जाती हैं कि जो सेरेटस एंटीरियर की मूवमेंट और पेक्ट मेजर की मूवमेंट के लिए ना, तो ये आप यूट्यूब पे एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये वाइवा में सवाल पूछा जा सकता है कि एमआरएम के बाद पेशेंट को कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कहते हैं, कौन से मसल की स्ट्रेंथ के लिए। सेरेटस उसको कहते हैं कि ओवर द हेड मूवमेंट करे, जो सेरेटस एंटीरियर करा रहा होता है। पेक्ट मेजर के लिए भी एक्सरसाइजेज बताते हैं ताकि नर्व के अंदर थोड़ी सी वीकनेस भी आई है तो वो मेंटेन करें। इसके अलावा थोरैकोडोर्सल पेडिकल, उसका डैमेज हो सकता है। मीडियल लैटरल पेक्टोरल नर्व्स का डैमेज हो सकता है। जो फ्लैप आपने उठाए थे इसके अंदर ना काफ़ी थिक फ्लैप उठाते हैं, मैं अभी आपको स्टेप्स बताऊंगी, तो काफ़ी थिक फ्लैप जो उठाते हैं उसकी नेक्रोसिस हो सकती है। और अगर एक्जिला निकाला है, एक्जिलरी नोड्स निकालनी हैं, तो वहाँ पे लिम्फेडिनोपैथी होगी, आर्म का एडीमा होगा। अब और ना ये बात थोड़ी मिजरेबल भी लगती है, मतलब मुझे पर्सनली मिजरेबल लगती है उस पेशेंट के लिए जिसको कैंसर हुआ है। अब उसकी ब्रेस्ट रिमूव हो गई, एक्जिला के नोड्स रिमूव हो गए, तो सारा जो लिम्फ है वो सब कुछ उसका ड्रेनेज तो नहीं होगा ना, उसकी आर्म इतनी ज़्यादा स्वेल हो जाती है। अगर आपने देखा हो कोई पेशेंट पोस्ट एमआरएम देखा हो, ये बहुत कॉमन है कि आर्म पूरी इतनी ज़्यादा उसकी स्वॉलन होती है, फंक्शन नॉर्मल वो कर ही नहीं सकता, और ये परमानेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है इसके अलावा कि आप उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दें, थोड़ी प्रेशर ड्रेसिंग कर दें, वटेवर, लेकिन इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन कुछ भी नहीं होता। तो ये इसी तरह एक चीज़, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लेवल 3 आप ना ही निकालो, जितना कम निकाल सको निकालो, कि कैंसर की रिकरेंस भी ना हो और पेशेंट का लिम्फेटिक ड्रेनेज कुछ तो हो, क्योंकि अगर आपने सब कुछ निकाल दिया तो लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी और वो पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस तरह सर्वाइव करना। और रिकरेंस दैट इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन, और इस रिकरेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? एमआरआई। सही है, तो यहाँ पर मेस्टेक्टमी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अभी तक जो हमने बात की मैं वो रिवाइज कर लूँ। ब्रेस्ट के अंदर 2 सर्जरीज़ होती हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी एंड मेस्टेक्टमी। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के अंदर इट शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। अगर ट्यूमर छोटा है, एक जगह लिमिटेड है, तो आप उसकी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि फ़ीमेल प्रेग्नेंट है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, कुछ इस तरह का मसला है कि उसकी रेडियोथेरेपी नहीं उसको आप दे सकते, तो फिर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी नहीं करेंगे। एक्जिन नोड की क्लियरेंस के लिए पहले ही अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करेंगे, पॉजिटिव आ गई तो ठीक है, क्लियरेंस कर देंगे, अगर नहीं आई तो सेंटिनल नोड बायोप्सी करेंगे, और सेंटिनल नोड बायोप्सी करके फ्रोजन सेक्शन भेजेंगे, तभी ड्यूरिंग सर्जरी डिसाइड करेंगे कि इसकी एक्जिट क्लियरेंस होनी है या नहीं होनी। फिर मेस्टेक्टमी का आपको बताया कि एमआरएम आजकल की जाती है, इसके अंदर पेक्ट मेजर प्रिजर्व होता है, बाकी माइनर और लेवल 3 नोड्स प्लस माइनस होते हैं। पैटीज के अंदर दोनों निकल जाते हैं, ओशन क्लोज के अंदर दोनों प्रिजर्व करते हैं, वेरा स्कैनलो कहता है कि आप माइनर को कट करके पीछे से लेवल 3 नोड्स को रिमूव कर दो। इसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस का बताया कि कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सीरोमा फॉर्मेशन है, इसके लिए हम रोमोवैक्स सक्शन ड्रेन रखते हैं। फ्लूइड आउटपुट अगर 40 cc से कम हो तो ठीक है, ज़्यादा है तो फिर आपको एस्पिरेशन करनी चाहिए और प्रेशर ड्रेसिंग करनी है। हेमरेज, इन्फेक्शंस, नर्व्स के अंदर सेंसरी नर्व डैमेज होती हैं, वो टिंगलिंग और इस तरह की सेंसेशन कुछ दिन के लिए रहती है। मोटर नर्व डैमेज हो तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व इज़ द मोस्ट कॉमन टू गेट डैमेज। इसके अलावा मीडियल लैटरल पेक्टोरल नर्व हैं, थोरैकोडोर्सल पेडिकल है। फ्लैप नेक्रोसिस हो सकता है, लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है उस पेशेंट को, उसकी आर्म ऐसे स्वॉलन और आर्म एडीमा, ये सब चीज़ें होंगी, और रिकरेंस भी हो सकती है। एक आखिरी पॉइंट इसके अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सिलरी क्लियरेंस का, कि एक्सिलरी क्लियरेंस का प्लेन क्या होता है। इसका प्लेन ये होता है कि एंगुलर वेन ऊपर होती है, एक्सिलरी वेन ऊपर होती है, इंफीरियरली एंगुलर वेन होती है, लैटरली थोरैकोडोर्सल पेडिकल होता है, मीडियली होल्स्टेड लिगामेंट होता है, और इस पूरे प्लेन के अंदर एक इसका कंटेंट है लॉन्ग थोरैसिक नर्व यहाँ से गुजर के जा रही होती है, और यहाँ पे हमने इसको प्रिजर्व करना होता है। यहाँ पे 10 नोड्स को हमने एटलीस्ट 10 नोड्स को रिमूव करना होता है, तो इसको आपके कहते हैं एक्सिलरी क्लियरेंस। जब ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं, जब एमआरएम करते हैं, तो इतना बड़ा इंसिजन लगाते हैं कि एक्जिला और ब्रेस्ट
एक्सियल क्लियरेंस और ब्रेस्ट सब कुछ एक ही इंसिजन से रिमूव कर देते हैं, वो काफ़ी बड़ी इंसिजन लगाते हैं। जबकि जब BCS करते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, तो उसके अंदर एक अलग इंसिजन लगाते हैं फॉर ब्रेस्ट, और अगर एक्सियल क्लियरेंस करनी है तो एक्सिला में अलग इंसिजन लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े से कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि एक लॉन्ग एलिप्टिकल इंसिजन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द ब्रेस्ट, ठीक है, एक ये निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स है, तो एक लॉन्ग एलिप्टिकल इंसिजन होती है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ी हम इसको करते हैं, इसको स्टीवर्ट्स इंसिजन भी कहते हैं। कुछ लोग ट्रांसवर्स लगाते हैं, कुछ लोग ऑब्लिक लगाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो रहा है। काफ़ी बड़ी इंसिजन लगाते हैं और इसी इंसिजन से हम एक्सियल क्लियरेंस भी कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद फ्लैप उठाते हैं और फ्लैप थिक फ्लैप होता है स्किन का, अराउंड 7 to 8 mm थिक होता है, ठीक है। तो इतना थिक फ्लैप को उठाते हैं और ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव करते हैं, ऊपर से भी रिमूव करते हैं, नीचे से भी रिमूव करते हैं, सारा ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव कर देते हैं। नीचे से पेक्टोरल फेशिया भी रिमूव कर देते हैं, पेक्टोरलिस मेजर वहीं पर रहने देते हैं, और फिर यहाँ से साइड पर जाते हैं, साइड पर पेक्टोरलिस माइनर का जो भी हमने रिमूव करना है कि नहीं वो डिसाइड करते हैं। लेवल 1 2 नोड्स को रिमूव करते हैं, एक्सियल टेल ऑफ स्पेंस को रिमूव करते हैं। तो इस तरह से ये जो है प्रोसीजर किया जाता है। ऊपर क्लेविकल तक डायसेक्ट करते हैं और नीचे ऑलमोस्ट रेटस एंटीरियर और वहाँ तक डायसेक्ट करके सारा ब्रेस्ट टिश्यू, हिस्टोलॉजिकल ब्रेस्ट टिश्यू भी जो होता है ना, वो सारा हमें पता होता है कहाँ तक, वो सारा टिश्यू रिमूव करते हैं। पेक्टोरल फेशिया को रिमूव करना होता है, मेजर को प्रिजर्व करना है, माइनर प्लस माइनस है, सही। तो यहाँ पर सर्जरीज़ कंप्लीट हो गई, 2 ही मेन सर्जरीज़ थी, MRM एंड ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। इसके अलावा एक सिंपल मेस्टेक्टमी भी होती है जो कि बिनाइन ट्यूमर्स में लाइक फिलोइड्स और DCIS के अंदर करते हैं। सिंपल मेस्टेक्टमी में सिर्फ आपने ब्रेस्ट को और एक्सियल टेल ऑफ स्पेंस को रिमूव करना है, नोडल डिसेक्शन है वो नहीं होगी। अगला जो पॉइंट है वो है कीमोथेरेपी।